हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो कि टाइप वाइज आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं वो सारे ही मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो आपका अभी रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम, उसमें जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आज हम करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखेंगे, क्योंकि ये है आपका टेस्ट, ताकि आपको ये पता चले कि भाई आपने कितने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि टाइप वाइज जब हम चीज़ें करते हुए चलते हैं तो लगता है कि ठीक है, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बट मेन प्रॉब्लम तब आपके सामने आती है जब आप इन चीज़ों को मिक्स करके करते हैं। यानी जब सारे ही क्वेश्चन आपके सामने एक साथ मिक्स होके आते हैं, और अभी तो फिर भी हम टाइप वाइज चीज़ें कर रहे हैं या फिर चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में जब हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपने इस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से किस लेवल तक समझा है, पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी हम क्लास की। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ये है आपका टेस्ट, जो कि आपको खुद से करके देखना है। एक एक क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ठीक है। और देखिए लास्ट में आप देखेंगे कि आपने कितने टोटल क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि P और Q का अनुपात 5:6 है और Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P तथा R का अनुपात क्या होगा। एक हमें दो रेशोज दिए गए हैं, ठीक है, उसके साथ दो और रेशो दिए गए हैं, तो हमें उनमें से दो का रेशो पूछा गया है। यानी पहले हमें P और Q का रेशो दिया गया, फिर हमें Q और R का रेशो दिया गया, और लास्ट में हमें सिर्फ P और R का रेशो बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, पहले आप खुद इसको सॉल्व करके देखेंगे, और अगर नहीं हो पाता है, वैसे तो हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना तो इतना ज़्यादा हार्ड ये क्वेश्चन है, और हो भी तो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी समझाया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या है कि भाई P और Q का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे P रेशो Q। कितना दिया गया है, 5:6। तो लिख लिया हमने कि भाई 5:6 ये दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि Q और R का अनुपात कितना है, 14:15। तो ये भी हम लिख लेंगे कि भाई Q रेशो R कितना है, 14:15, ठीक है। हमें बताना है सिर्फ P और R का। अब P और R का डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों का रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तीनों का हमने किस तरीके से निकालना है, तो पहले तो करते हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे इन दोनों की, और देन लास्ट में करते हैं हम इनकी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे 5 और 14 की। तो 14 5 से कितने होते हैं, 70। उसके बाद करेंगे 14 और 6 की। तो 14 × 6 कितने होते हैं, 84। और लास्ट में हम करेंगे 6 × 15। तो 15 6 का कितने होते हैं, 90, ठीक है। तो अब जो ये आपके रेशोज निकल के आए हैं, ये क्या आया है आपका, ये आया है हमारा P रेशो Q रेशो R, ठीक है। बट हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि सिर्फ P और R का अनुपात हमें बताना है। तो यहां से हम इजिली बता सकते हैं P रेशो R क्या होगा। भाई P का कितना है, 70, और R का कितना है, 90। अब जो रेशोज होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि भाई जो रेशोज है वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अब 70 और 90 जो है दोनों ही 10 से डिविजिबल हैं, तो यानी इन दोनों की जीरो जो है क्या होगी, कैंसिल होगी। तो लास्ट में क्या बचेगा, 7:9, ठीक है। तो P और R का रेशो कितना निकल के आया, 7:9। और अगर क्वेश्चन में हमसे तीनों का पूछ लेता, P रेशो Q रेशो R, तो आंसर हमारा क्या होता, ऊपर वाला, ठीक है। ये भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखते और फिर ये हमारा आंसर होता, ठीक है। तो आंसर हमारा आया है 7:9, ठीक है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको कराया है। यहाँ तो सिर्फ 3 पूछे गए हैं, मैंने तो आपको 4 वाला भी कराया है, ठीक है। तो जहां तक आपके एग्जामिनर पूछ सकता है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही हमने सॉल्व किए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी
मिलाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। पहले 3:4 था और अब क्या कितना हो गया है, 4:5। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा, यानी कि शुरुआत में, जब बिल्कुल शुरुआत में, जब कुछ भी मिक्स नहीं किया था, ठीक है, तो उस टाइम क्या मात्रा थी, यानी क्वांटिटी क्या थी, ठीक है, तो वो हमें बताना है। अब सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है मिल्क एंड वाटर का रेशो शुरुआत वाला, ठीक है। तो रेशो दिया गया है, इसको लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे M1। M1 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि शुरुआत वाला अलग है और अब वाला अलग है। तो M1 रेशो, मिल्क को लिख लिया M1 और वाटर को लिख लेंगे W, ठीक है। तो M1 रेशो W1 कितना दिया गया है हमें, 3:4। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई 10-10 लीटर दोनों चीजें मिला दी, उसके बाद क्या होता है कि भाई अनुपात 4:5 हो गया, ठीक है। तो M2 रेशो W2, तो अब कितना हुआ, 4:5, ये हो गया, ठीक है। चेंज होने के बाद हमारा ये रेशो हमें मिल गया। अब क्या कह रहा है कि भाई पानी भी मिलाया था, ठीक है, दूध भी मिलाया था, दोनों चीजें मिलाई थी। अब जब दोनों चीजें मिलाई और दोनों चीजें सेम क्वांटिटी में मिलाई, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो ये आपके रेशोज के बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। या तो आप प्रत्येक संख्या में कुछ ऐड कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या से कुछ घटा रहे हैं, तो यहाँ भी तो हम यही कर रहे हैं भाई, प्रत्येक में 10 ऐड कर रहे हैं ना, शुरुआत वाले में 10 ऐड किया, दूसरे वाले में भी 10 ऐड किया, ये भी यही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनके बीच का डिफरेंस सेम करेंगे। अब देख लेंगे बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, यानी ऑलरेडी डिफरेंस हमें सेम दिया गया है। अगर डिफरेंस सेम नहीं देता तो हम क्या करते, पहले डिफरेंस सेम करते। अब दिया गया है तो जरूरत है नहीं भाई डिफरेंस तो सेम करने की, तो यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। अब इस 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 दी गई है। कैसे दी गई है भाई, कितना ऐड किया था प्रत्येक, देखो ऐसा नहीं है कि 10 लीटर दूध ऐड किया है, 10 लीटर पानी ऐड किया है तो आप इसको 20 लिखे। आप जरा याद करो, जब हमने पिछली वाली क्लास में क्वेश्चंस किए थे तो उसमें ऐसे था कि प्रत्येक संख्या में 10 ऐड कर रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक में कर रहा था, बट लिख रहे हम क्या थे, उसको एक ही बार लिख रहे थे ना। क्यों, क्योंकि ये भाई दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब ये जो 10 है ये भी तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा भाई। यहाँ पर मान लो 30 लीटर था, अब वो बढ़ के 40 लीटर हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है 10, ठीक है, तो हम एक ही बार लिखते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10 आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक मात्रा क्या है। अब ये वाली क्या थी, आफ्टर चेंज, भाई जब 10 लीटर ऐड किया उसके बाद वाली, तो प्रारंभिक मात्रा कौन सी है, ऊपर वाली। अब ऊपर रेशो क्या था, 3:4। अगर मैं 3:4 को ऐड करूं, यानी एक तरीके से समझो कि 3 यूनिट तो था मिल्क और 4 यूनिट क्या था, वाटर, तो मिला के टोटल कितना हो गया, 7। इस 7 की मुझे रियल वैल्यू बतानी है। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 × 10, और 7 × 10 कितना होता है, 70 लीटर। यानी शुरुआत में जो मिल्क एंड वाटर था वो कितना था, 70 लीटर, ठीक है। तो आंसर कितना होगा हमारा, 70 लीटर। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के प्रत्येक पद में घटाया जाना चाहिए ताकि रेशो जो है 3:4 है, ठीक है। एक रेशो दिया गया है दो नंबर्स का, फिर उनमें से कुछ घटाया हमने प्रत्येक में और हमें दूसरा रेशो क्या मिला, 3:4, ठीक है। ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो देखो, अब सबसे पहले हमें क्या रेशो दिया गया है, चलो लिख लेते हैं, 15:19 सबसे पहले हमें ये दिया गया। अब हमारा रेशो बदल के कितना हो गया, 3:4 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि घटाया जाए, प्रत्येक पद में से कुछ घटाया जाना चाहिए, 15:19 के अनुपात के पदों में से कुछ घटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये तो कह नहीं रहा कि भाई दोनों में अलग अलग घटाना है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमने दोनों में से सेम घटाया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं सेम है या नहीं है। अब नंबर के बीच का 15 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और 19 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा। तो यानी नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस को सेम करते हैं। अब सेम करने का क्या मेथड बताया था कि भाई इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर, यानी 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करो ऊपर, और जो ऊपर वाले नंबर्स के बीच का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई करो नीचे, तो फिर 19 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4, तो यानी इस 4 की मल्टीप्लाई करो नीचे। समझाया हुआ है, ठीक है, बट फिर भी दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है।
तो 19 और 4 के सॉरी 19 एंड 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 की, जब 1 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 15 रेशियो 19, भाई 1 की मल्टीप्लाई 15 और 19 में करोगे तो यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना। 4 की मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो कितना मिलेगा 4 3 12, ठीक है। और जब 4 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना मिलेगा 16। अब देखो क्या नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सेम है। 15 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3, 19 एंड 16 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3, तो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो गया। तो यानी वो संख्या कौन सी है जो हमें घटानी है, भाई 15 और 19 दोनों में से जब मैंने 3 3 घटाया तो मुझे क्या मिला 12:16, ठीक है। और ये जो 12:16 है यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो यानी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी आपकी 3। तो सिंपल लिखेंगे संख्या बराबर 3, तो वो संख्या क्या है जो घटाई गई है, वो है हमारी 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स के बीच के डिफरेंस जो होता है उसको हम सेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भाई हम, तो जो आपके नंबर्स के बीच का फिर डिफरेंस रहता है, अगर आपको डिजिट दे दी जाती, मान लो यहाँ पर दे दिया जाता कि 15 ऐड किया है, ठीक है, तो फिर आप इस डिफरेंस को उसके इक्वल रखते, बट यहाँ हमसे सिंपली डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस हमारे नंबर्स के बीच का क्या है 15 और 12 का 3, 19 और 16 का 3, ठीक है। ये सेम ही है, ये वाला नंबर और वो वाला सेम ही है, ये मत सोचना कि यहाँ पर तो 12 16 आ गया, वहां तो 3 4 है। 12 और 16 का रेशो अगर निकालोगे तो 3:4 ही तो आएगा, ठीक है। तो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्या अनुपात होगा, तो हमें समय का अनुपात बताना है, ठीक है। 3 कार हैं, उनकी स्पीड्स के रेशो हमें दिए गए हैं, डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी डिस्टेंस में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया है, बट स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग होगा। भाई मान लीजिए मेरे 3 फ्रेंड हैं, मैं हूँ, 2 फ्रेंड मेरे और हैं, हमें कहीं भी जाना है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। मैं जिस कार से ट्रेवल कर रही हूँ उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा फ्रेंड जिस कार से ट्रेवल कर रहा है उसकी 80 है, तीसरे की 60 है, इस तरीके से है। तो भाई जब हमारी स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी तो अलग अलग लगेगा, भाई मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, दूसरा उससे कम टाइम में पहुंचेगा, तीसरा उससे भी कम टाइम में। समझ आया बात को कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज को याद रखना, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो यानी दूरी अगर आपकी सेम है तो जो आपका स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी दूं चलो, कि एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस चीज को, और इस चीज को आप याद भी रखना, यदि डिस्टेंस सेम हो, यदि आपकी जो डिस्टेंस है यानी दूरी है अगर वो सेम हो, ठीक है, तो ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, जो स्पीड होती है, ठीक है, या टाइम हमारा क्या होगा, ठीक है, स्पीड जो है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको सॉल्व किस तरीके, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, ठीक है। अब आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, आप यहाँ पर ये सब, वैसे तो इसको जब आप लिखेंगे इसको साइन को हटा के तो ये लिखा जाता है k/s, ठीक है, इसके साथ ये कि एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको इस तरीके से तो सॉल्व करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है समझाने के लिए, आपको पता होना चाहिए। अब हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, टाइम जो है वो किसके इक्वल होगा, टाइम होगा स्पीड के रेशो का उल्टा। ये एक तरीके से याद करने वाला मेथड है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड सॉरी अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो सेम है तो जो टाइम है वो टाइम वो किसके इक्वल होगा, स्पीड के रेशो के उल्टा, यानी स्पीड का रेशो हमें जैसे क्या दिया गया है, रेशो हमें दिया गया है 3:4:6, तो इसका उल्टा करना है, यानी 3 को लिखेंगे 1/3, 4 को लिखेंगे 1/4,
और आगे दिया गया है 6 को लिखेंगे हम 1/6। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो रेशो होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो इन्हें हमें फ्रैक्शन से चेंज करना होगा। तो फ्रैक्शन से चेंज किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो 6, 4 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा एलसीएम। ठीक है, तो अब 3 को 12 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, भाई 3 को 12 बनाने के लिए करेंगे 4 की, तो 1 में भी हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 12 बनाने के लिए करेंगे हम 3 की, तो ऊपर 1 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 को 12 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 1 में भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। ठीक है, वैसे तो ये वाला स्टेप मुझे स्किप कर देना चाहिए था, बट फिर भी क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब ये आपका क्या रेशो मिलेगा, 4:3:2। ठीक है, तो आपको क्या रेशो मिला टाइम का, तो यहाँ पर लिख लेंगे T1:T2:T3। तो जो तीनों टाइम है उनका रेशो कितना आया है, 4:3:2। याद क्या रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या याद रखना है कि सिर्फ लिखना है कि भाई टाइम जो है वो इक्वल होगा स्पीड के रेशो का उल्टा। अगर यहाँ पर आपको 2 डिजिट दे दी जाती, जैसे मान लो यहाँ पर होता सिर्फ 5:4, 2 डिजिट होती तो आप सिर्फ इसको उल्टा करके लिख देते 4:5। ठीक है, बट यहाँ पर 3 डिजिट है, तो अगर 3 या 4, 5 मतलब 2 से ज्यादा हो तो फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे सिंपली 2 डिजिट में पूछ लेता, सिर्फ 3:4 होता, 6 ना होता, तो डायरेक्टली आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप लिख देते 4:3। ठीक है, बट यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए गए हैं या 3 रेशोज दिए गए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 4:3:2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, 40 लीटर आपका जो है मिश्रण है, मिक्सचर है, और उसमें 17 तो यूनिट तो एक तरीके से मिल्क है और 3 यूनिट क्या है आपका वाटर है। इसमें कुछ और दूध मिलाया जाता है, कुछ और मिल्क जो है हमने ऐड किया, तो फिर क्या हुआ कि जो दूध और पानी का अनुपात था वो 7:1 आ गया। ठीक है, तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी होगी, यानी जो दूध हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसकी क्वांटिटी हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क यानी M1:W1, तो M1 किसको लिखा मैंने, पहले वाला जो मिल्क था। ठीक है, और W1 पहले वाला जो वाटर था, तो इसका रेशो कितना दिया गया था हमें, 17:3। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दूध इसने ऐड किया। भाई जब दूध ऐड कर दिया है तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तो जब क्वांटिटी अलग अलग होगी दोनों की तो ऑब्वियसली रेशो भी अलग ही होगा। तो M2:W2, तो चेंज करने के बाद रेशो कितना हो गया, 7:1। ठीक है, तो 7:1 ये हो गया है। अब क्या बोल रहा है कि कुछ दूध ऐड किया गया है, ऐड क्या करा, दूध। ठीक है, पानी में तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया। तो भाई जब पानी में चेंज ही नहीं किया मैंने किसी भी तरीके का, तो पानी की तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ मैंने मिल्क में चेंज किया है, मिल्क में ऐड किया है मैंने कुछ, तो वाटर में तो मैंने किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया। तो जिस वाली क्वांटिटी में हम कोई भी चेंज नहीं करते उसको हम सेम करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जिस वाली क्वांटिटी में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो चेंज रहेगा, दिखेगा वो, बट अगर आपने जिसमें चेंज नहीं किया किसी भी तरीके का, वो दोनों रेशोज में सेम होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ ऊपर वाले में 3 यूनिट है। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशो में है, बट फिर भी मैं इसको यूनिट में बोल देती हूँ कि चलो ऊपर जो है वो 3 यूनिट रहा होगा, बट नीचे कितना हो गया है, 1। ठीक है, बट मैंने आपसे कहा कि ये सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वाटर में जब कोई चेंज ही नहीं किया तो वो तो सेम ही होना चाहिए। तो अब सेम हम करेंगे किस तरीके से, भाई ऊपर है 3 नीचे है 1, तो 3 को 1 बनाना तो मुश्किल है, मुश्किल थोड़ा सा ये है कि डिवाइड करेंगे, और मुझे फ्रैक्शन में वैल्यूज चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगी, 1 को 3 इजिली बना सकती हूँ, तो मैं हम 1 को बनाएंगे 3। ठीक है, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे 7:1 में, तो आपको क्या मिलेगा, 7×3=21 और 1×3=3। तो यानी आपका जो
M2/W2 आया है, वो कितना आया 21/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको मैं जरा दोनों वैल्यूज को दोबारा से लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो पहले क्या था, 17/3 था, अब कितना हो गया 21/3 हो गया है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि दूध की मात्रा मिलाई कितनी गई है। भाई शुरुआत में मेरे पास 40 लीटर मिक्सचर था। अब इन दोनों में से शुरुआत वाली क्वांटिटी कौन सी है, शुरुआत वाली क्वांटिटी है ऊपर वाली, और चेंज वाली क्वांटिटी कौन सी है, नीचे वाली। यानी ये जो 17 + 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। बट अगर मैं रेशो में इनको दोनों को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी इस 20 की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, 40 दी गई है। जब इस 20 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। भाई 22 ज़ा 40 होते हैं, तो 1 की वैल्यू क्या आई, 2। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने कितना जो है मिल्क ऐड किया है। तो भाई 17 था पहले, ठीक है, और अब वो कितना हो गया है, 21 हो गया है। यानी कितना ऐड किया गया है, भाई 17 था, ठीक है, और 17 से अब कितना बन गया है, 17 से बना है वो 21, यानी 4 ऐड किया गया है। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो यानी जो हमने ऐड किया है वो कितना है, 8 लीटर मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 4, ठीक है। 17 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो इस 4 की ही हमें वैल्यू निकालनी थी। तो भाई जब 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 लीटर। तो यानी जो हमने क्वांटिटी ऐड की है वो कितनी है, 8 लीटर मिल्क की, ठीक है। तो अब देखो भाई, आप सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चल रहे हो, ठीक है, और ये मैंने सारी ही शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए हैं। ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक शिफ्ट में तो खैर इतने क्वेश्चन एक चैप्टर से आते भी नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मुश्किल से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बट ये है कि कभी कभी दो भी आ जाते हैं। मैक्सिमम दो क्वेश्चन है, दो से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके नहीं आते। बट ये नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कोई ठीक है आपको ध्यान इस चैप्टर पे नहीं देना, इजी सा चैप्टर है, छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं है। पेपर में एक क्वेश्चन एक नंबर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट में ये होता है ना जिनके साथ कि एक नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, पॉइंट से रह गए, तो वो फिर एक नंबर का दुख उन वही वही बच्चा समझ सकता है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ये मत सोचना, स्पेशली वो बच्चे जो स्टार्टिंग है, जिनकी तैयारी कर रहे हैं, कि भाई एक क्वेश्चन आता है या दो क्वेश्चन आते हैं तो चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर देते हैं। हाँ, जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, बट ये कभी भी मत सोच के चलना कि इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं तो हम इसको छोड़ दें, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। तो अगर आप ये सोच के चलोगे कि भाई इस बार एक क्वेश्चन आया था या दो आया था तो अगली बार हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं अगली बार भी इसमें से तो एक ही दो आएगा। एग्जामिनर इस तरीके से भी कभी कभी कर देते हैं कि इस बार दो क्वेश्चन दिया है, पता चला अगली बार चार क्वेश्चन आ गए। जिस चैप्टर से चार क्वेश्चन आए हैं पता चला उससे एक भी नहीं आया। तो इसीलिए किसी भी चैप्टर को, मैथ में तो किसी भी चैप्टर को लाइटली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं उन हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। किसी भी चैप्टर को ये समझने की भूल मत करना कि इस बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, अगली बार आ जाएंगे, ठीक है। या फिर अगली बार नहीं आए तो भाई इस बार नहीं आए तो अगली बार भी नहीं आए। सब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो डिटेल में, एटलीस्ट अपने एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल तुम सीजीएल मेंस तक पहुंच जाओ, उस लेवल के क्वेश्चंस करो, बट ये है कि जो आपके एग्जाम का लेवल है, जैसे भाई यूपी पुलिस का लेवल है तो उसमें भाई दिल्ली पुलिस या एटलीस्ट कांस्टेबल के लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन तक के क्वेश्चंस आप करके चलो, ठीक है। उससे जितना आप कर सकते हो उतना ऊपर तक का ही लेवल करो। इजी मैंने आपको बताया, हर टाइप के क्वेश्चन करो, इजी करो, मॉडरेट करो, हार्ड करो, सब क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये है कि इजी है तो थोड़ा सा टाइम कम दे दिया, हार्ड है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम। अब ये आप देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ कोई इतने हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। इवन जो हमने क्वेश्चंस किए थे इस चैप्टर में, मैंने आपको दूध और पानी वाले चैप्टर से ही हर टाइप का क्वेश्चन कराया था, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। जितने भी अभी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे ही आप ऑलरेडी, जिसने भी तीनों क्लासेस देखी होंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसको पता है उसका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे। और ये नहीं है कि मैं खुद से सिलेक्ट करके क्वेश्चन लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें मैंने तो कुछ छेड़खानी करी नहीं है। डिजिट तक सेम है, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई चेंज तो हुआ नहीं है। इवन हर शिफ्ट के क्वेश्चन है, ये भी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एक या दो शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं, ठीक है। तो
अब आप इस खुद देख लो कि भाई जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आपके उससे इजी ही क्वेश्चंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपको आए हैं, ठीक है। इवन जितने भी चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैंने एग्जाम को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका ना छूटे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे ही टाइप में आपको कराते हुए चल रही हूँ। इसीलिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चंस जरूर कर लेना। और सिर्फ वही, मैं ये नहीं कह रही कि जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सिर्फ उतने ही आप करो, उसके अलावा कुछ हो ही मत। भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 20 30 40 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। आपको टाइप वाइज पता चलेगा, ये आपको ये पढ़ने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको टाइप वाइज चीज़ें आप जब बुक उठाओगे तो उससे पहले आपके बेस को तैयार करके देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना अगर आपने डायरेक्ट बुक उठा ली तो आप अब बहुत बड़ा अपना लॉस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना, जितने भी टाइप वाइज कराए हैं सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद कोई भी एक बुक उठा लो, उसमें से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ये दोनों चीजें साथ साथ करते हुए चलो और फिर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका एक भी क्वेश्चन फिर छूटना नहीं है, ठीक है। जितने भी मैं ज्यादातर आपके क्वेश्चन हैं सारे ही आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि जो मैथ्स है वो पूरा प्रैक्टिस पर बेस्ड है, ठीक है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ही तो आप अपनी कैलकुलेशन को बेहतर कर रहे हो, और उतनी ही आप अपनी स्पीड को भी इम्प्रूव करोगे। उतनी, और जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितनी स्पीड अच्छी होगी, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। भाई मैथ्स तो दो ही चीज़ों पर है, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन से स्पीड बनती है, और स्पीड बनेगी तो क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, जब आप किसी भी जब आप पढ़ते हो क्वेश्चंस को या जब आप क्लासेस लेते हो तो वो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फिर जब आप उनकी बुक से प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें आपकी जो है एक फ्लो देती हैं, एक स्पीड आपके क्वेश्चंस को करने को देती हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का, अब अगला वाला क्वेश्चन है कि भाई एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाएं तो इसका अनुपात 1:3 होगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें दूध वाला दूध मिलाया गया था और इसमें पानी मिलाया गया है, ठीक है। तो ये देखो ज्यादातर मैंने जितने भी जब ये क्वेश्चंस देखे थे तो हर शिफ्ट में ये जो दूध पानी वाला क्वेश्चन था, इवन बाद में मैंने सोचा भी कि भाई इनको स्किप कर देते हैं, बट ज्यादातर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो दूध और पानी वाला ज्यादातर था ही, ठीक है। तो और आप देख लो किस लेवल के ये क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड भी नहीं पूछे। तो ये जो दूध और पानी वाला टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने भी इसको किया हुआ है ऑलरेडी, और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। क्योंकि ये एक वो बन गया है कि दूध और पानी से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ये नहीं है कि वो चेंज नहीं कर सकता, अल्कोहल एंड वाटर भी कर सकता है इसको, ग्लिसरीन एंड वाटर कुछ भी कर सकता है, बट ये है कि दूध और पानी के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो इसका रेशो क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई मिल्क रेशो वाटर। तो मिल्क रेशो वाटर आपको क्या दिया गया है, 3:7 दिया गया है। अब क्या किया इसने कि यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दे, ठीक है, पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने के पर क्या हुआ, मिल्क भाई अब M2 हो गया, और वाटर क्या रेशो बन गया हमारा, 1:3, 1:3 बना। अब उसने क्या किया है, 10 लीटर पानी मिलाया है। भाई पानी मिलाया है यानी कि उसने दूध में तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया। तो भाई जब दूध में चेंज नहीं किया तो दूध की क्वांटिटी तो दोनों में सेम होनी चाहिए, बट सेम तो नहीं है, ऊपर है 3 नीचे है 1। तो सबसे पहले हम दूध की क्वांटिटी को करेंगे सेम, और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3:9, ठीक है। तो क्या आया, 3:9। पहले वाला रेशो था 3:7, यहाँ पर लिख लेंगे पहला अनुपात। तो पहला अनुपात क्या है, 3:7, ठीक है। और परिवर्तन के बाद अनुपात क्या होगा आपका, परिवर्तन के बाद हुआ ये 3:9, ठीक है। पहले 3:7 था और चेंज होने के बाद ये क्या हो गया, 3:9। अब हमें दिया गया है कि भाई 10 लीटर पानी मिलाया गया है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 लीटर। बट अगर मैं रेशो में देखूं तो ये वैल्यू कितनी है, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 का। भाई 7 में 2 ऐड किया तो 9 मिला, यानी इस 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 10। जब 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है।
भाई 2 से आप जब डिवाइड करोगे 10 को तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। अब हमसे पूछा जा रहा है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी भाई। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी 3 थी भाई, 3 यूनिट इसमें मिल्क था और 7 यूनिट क्या था वाटर था। तो प्रारंभिक दूध की प्रारंभिक मात्रा बराबर 5 × 3 यानी 15 लीटर। ठीक है। अब जब एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 5 × 3 यानी 15। तो आंसर क्या आया 15 लीटर। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पर मिल्क ऐड किया था और यहाँ पर क्या ऐड किया गया है वाटर ऐड किया गया है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। ठीक है। ये दूध और पानी वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार आए हैं तो चांसेस हैं कि अगली बार भी आए। ठीक है। तो देखो भाई अब क्या दिया गया है आपको, 2025 लीटर का एक मिश्रण दिया, लीटर का एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना है, मिल्क रेशो वाटर कितना है 12:13। ठीक है। अब क्या होता है कि वो मिश्रण 12:15 बन गया, यानी M2:W2 कितना बन गया, वो 12:15 बन गया। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि नया मिश्रण हमें प्राप्त हुआ तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है, तो मिलाया क्या जा रहा है पानी, यानी मिल्क में तो किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो यानी मिल्क की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी वैल्यू सेम करने में, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर इतना अच्छा है कि उसने आपको पहले से ही सेम करके दे दी ताकि बच्चे को भी बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। तो 12 दोनों सेम हमें ऑलरेडी दी गई हैं, तो हमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो हमें निकालना है कि कितना पानी ऐड किया गया है, तो पानी अगर मैं देखूँ तो कितना ऐड किया गया है भाई 13 था, 13 में 2 ऐड किया तो मिला 15। बट ये जो 2 है रेशियो वाली वैल्यू है, ये कोई ओरिजिनल वैल्यू तो होती नहीं है। बट मुझे ओरिजिनल वैल्यू किसकी दी गई है, ओरिजिनल वैल्यू दी गई है मुझे ऊपर वाले की, यानी प्रारंभिक मात्रा मुझे ओरिजिनली भी दी गई है। तो अगर मैं रेशो से देखूं तो ये कितनी वैल्यू होगी 12 + 13 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी इस 25 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2025। ठीक है। प्रारंभिक मात्रा दूध की प्रारंभिक मात्रा। ठीक है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा, इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, या चलो लिख ही लेते हैं फिर, ये ज्यादा ही इसके पास हो गया। तो इस 25 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2025। जब 25 की वैल्यू 2025 है तो 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2025 को 25 से हम डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से करेंगे सबसे पहले आप भाई, 5 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0 5 5 ज़ा 25, फिर से आप करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 81। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है कि पानी कितना मिलाया गया है। अब पानी था कितना 13 था, 13 से हुआ 15 तो कितना मिलाया 2, यानी हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। जब एक की वैल्यू 81 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 81 × 2, और 81 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 162 लीटर, यानी कितना पानी मिलाया गया है 162 लीटर पानी, तो 162 लीटर आपका आंसर आ गया है। ठीक है। काफी इजी इजी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, इतने हार्ड नहीं आए हैं कि भाई बहुत ही ऐसे पूछ लिए कि समझ में ही ना आए, और लैंग्वेज भी काफी इजी लिखी हुई है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया गया, दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में
मिलाया जाता है? ठीक है, दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी एक अनुपात एक के अनुपात में हो। ठीक है, अब ये देखो, जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां मैंने आपको ये टाइप नहीं कराया, बट ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब ये टाइप क्यों नहीं कराया, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है बेसिकली हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन चैप्टर में करते हैं, क्योंकि इसमें रेशो का यूज था तो मैंने सोचा इसको आपको मैं इसी में रेशो एंड प्रोपोर्शन में ही करा दूं। बट हम इन क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम अपना एलिगेशन वाला मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी समझ लो, समझ के चल लो, या फिर आप एलिगेशन में भी समझ के चल लो। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एलिगेशन वाला जो चैप्टर है वो जॉइंट रहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ ही रहता है, बट मैं आपको कराऊंगी उसको अलग। ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बट फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं, क्यों, क्योंकि दूध और पानी के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी छूटना नहीं चाहिए। कल को जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये वाला टाइप भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था, क्योंकि ये देखने में रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला ही लगेगा, तरीका भी थोड़ा सा ऐसा ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इसी चैप्टर में करते हुए चलेंगे। तो चलिए भाई, अब हमें दिया गया है, मैंने आपको थोड़ा सा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या कराया था, और ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन इसी तरीके का कराया था कि भाई दो ग्लास है, दोनों में दूध और पानी का एक मिक्सचर है, उनको एक रेशो में जो है मिलाया गया है, कि भाई पहले से एक क्वांटिटी ले ली, दूसरे से ले ली, दोनों को तीसरे बाउल में मिला दिया, और उसमें दूध और वाटर का जो है रेशो पूछा हमसे। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, कि हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए, और वहां पर क्या था कि हमें अनुपात दिया गया है, ये लास्ट वाली चीज हमें बतानी होती थी। ये चेंज है, और ये चेंज कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को, तो इसीलिए इस चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें हमें किस सामग्री में मिलाया गया है, वो पूछा गया है, और उसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है कि लास्ट में जब आप मिलाते हैं उसमें दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, उसको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बड़े ही सिंपल एंड इजी से तरीके से कराऊंगी। वो तरीका क्या है कि भाई 3:5 के रेशो में आपको दिया गया है पहले वाले में मिल्क एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में भी दिया गया है मिल्क एंड वाटर, ये दूसरे बाउल का है, और इसका रेशो कितना है, 6:1। ठीक है, अब इन दोनों को एक तीसरे बाउल में डाल दिया। भाई एक ग्लास में दूध था, दूसरे में दूध था, तीसरे में उड़ेल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब तीसरे में मिक्स किया तो नए वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ, तीसरे वाले में, तो लिख लेंगे M3 में कितना है, 1:1। 1:1 है। अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये देखो, पहले तो करो तो सम, 3 और 5 8, ठीक है, 6 और 1 7, और 1 और 1 2। क्लियर है, सम कर लिया। अब करेंगे हम इनका एलसीएम तीनों का, यानी 8 7 और 2 का। तो 8 7 और 2 का एलसीएम किस तरीके से करेंगे भाई, इसका मल्टी करेंगे 7 की। ठीक है, 56 एलसीएम होगा इनका। चलो लेकर भी देख लेते हैं, कभी आपको समझ ना आए। 8 7 एंड 2, तो एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 7 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 7, और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, और 8 7 ज़ा 56, एलसीएम 56 हो गया। अब 8 को 56 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करी, 7 की। 7 को 56 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करी 8 की, और 2 को 56 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 मल्टी 7 की, यानी 28 की। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दी। अब ये मल्टीप्लाई हमें दोनों में नहीं करनी, हमें करना है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व। तो जब इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी भी जो आपको इजी लग रही हो उस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करो सिर्फ। यानी मेरा कहने का मतलब है, रेशो दिए गए हैं पूरे पूरे, मैं आपको बोलती हूँ कि जिसकी आपने मल्टीप्लाई करी है आप फिर इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करो। बट अब आपको दोनों में नहीं करनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या करना है, दोनों में से सिर्फ एक में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई कर ली भाई, यहाँ पर 5 1 1 है, ये वाला मुझे इजी लग रहा है, ये फिर भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। यानी यहाँ पर 3 6 है, तो मैं 5 1 1 वाले को थोड़ा इजी मान रही हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब 7 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 35। ठीक है, जब 8 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8। ठीक है,
और जब 7 4 जा 28 की मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1 में तो कितना आएगा 28। अब यहाँ पर आया है इसमें एलिगेशन, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपका जो है रखा हुआ था एलिगेशन चैप्टर के लिए, बट दूध और पानी के क्वेश्चंस चल रहे थे तो फिर इसीलिए मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन भी मुझे आपको इसी के साथ करा देना चाहिए। अब हम करते हैं एलिगेशन। अब एलिगेशन को यूज किस तरीके से करेंगे, जो मिक्सचर होता है लास्ट वाला वो लिखा जाता है बीच में, जो शुरुआत वाले होंगे उनको लिखोगे आप ऊपर। अब यहाँ से होता है माइनस। अब माइनस कैसे होगा, 35 में से करेंगे 28 को माइनस, तो जब आप 35 में से जब आप 28 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7, ठीक है। और जब 28 में से आप जो है 8 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 20, और ये ही क्या होता है आपका रेशो। तो यानी ये जो लास्ट में आपको मिला है ये क्या है आपका वो रेशो जिसमें आपने दूध और पानी को शुरुआत में मिलाया होगा, यानी जब आपसे मिलाने के लिए कहा होगा दोनों को तो आपने जिस रेशो में मिलाया होगा वो है ये रेशो, ठीक है। तो इस वाले, वैसे तो ये दूध और पानी वाला ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्योंकि एलिगेशन का हम यूज करके चलते हैं तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन चैप्टर में दोबारा से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है और आंसर है 20:7। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका एलिगेशन से ही है वैसे तो, ठीक है। ये मान के चलो कि भाई आपको नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रो है ये। दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए, ठीक है, 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। इनको जो है 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में, मतलब दो अलग अलग जो है प्राइस के चावल थे, दोनों को मिला दिया, ठीक है, और फिर उसको 17 रुपए के प्रति किलोग्राम के उसमें बेचा जा रहा है, ठीक है। तो रेशो बताना है कि दोनों की किस किस रेशो में हमें जो है क्वांटिटी लेनी होगी। तो सिंपल एलिगेशन मेथड है 11 21, और क्या दिया गया है फिर जो मिक्सचर होता है वो रखा जाता है हमेशा बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 17 में से 11 गया तो कितना बचेगा 6, और जब इनको करेंगे तो कितना आएगा 21 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4, ठीक है। तो ये रेशो हो गया, बट रेशो कभी भी रेशो हमेशा जो है क्या है लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बट अभी तो ये लोएस्ट में है नहीं। 4 और 6 आपके जो है 2 से डिवाइड होंगे दोनों ही, तो यानी आपको रेशो क्या मिलेगा 2:3। तो यानी हमें किस अनुपात में मिलाना है, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पात्र में दो द्रव x और y 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो कैंटर को तरल y से, मतलब जितना हमने 8 लीटर मिश्रण मिलाया है उसको मिश्रण हमने जो है निकाला था उसकी जगह पे हमने y वाला मिला दिया है, ठीक है। तो x और y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में कितना लीटर तरल x था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने रिपीट के लिए रखा है, और क्यों रखा है, ताकि आप खुद इस क्वेश्चन को अब करो, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का लगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, और ये आपको खुद करना है। मैं इसको ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास आप देखिए, ठीक है। दूध और पानी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको उस क्लास में कराए थे, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बस ये आपको अब खुद करके देखना है कि याद भी है कराया था या नहीं कराया था या नहीं है, ठीक है। तो आज काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के किए हैं, एंड आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। वैसे समझना क्या है, टेस्ट था ये, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने आज कितने क्वेश्चन अपने इस टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।